एक समय कलिंग देश के चक्रधर नाम के एक राजा शासन करते थे। उस महाराज के शासन में लोग बहुत खुशी से रहते थे। देखिए अमात्य जी, मैं अब इस राज्य के पालन से तंग आ चुका हूँ मंत्री जी। अब जाके अरण्यवास करते हुए देव चिंतन में बाकी का जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आप जैसे अच्छे महाराज राज्य से दूर हो गए तो प्रजा बहुत चिंतित होगी महाराज। अगर आप ये निर्णय थोड़ा रुक कर लें तो इस राज्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अमात्य जी, जल्द ही मेरा बेटा शशिधर गुरुकुल में विद्याभ्यास पूरा करके राजधानी लौट रहा है। इस पूरे राज्य का भार उसको सौंपने के बाद ही मैं यहाँ से अरण्यवास में जाऊंगा। वो भी ठीक है महाराज, मगर युवराज को राज्याधिकार सौंपने का सही समय है क्या, मालूम करना अच्छी बात होगी। देखिए महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छा वक्त देकर उनको राज्याधिकार सौंपे, यही मेरा सुझाव है आपके लिए। आपका कहना भी ठीक है। विद्याभ्यास पूरा होने के तुरंत बाद उसको महाराज बनाना भी अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे अमात्य जी, बोलिए। महाराज, अगर आप युवराज के साथ 1 साल रहे, राज्य को पालने के तरीके उनको सिखाने के बाद आप ये निर्णय लागू कर सकते हैं। तब तक इस राज्य को थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। युवराज शशिधर के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे हम। उस राजधानी में गहनों के व्यापार करने वाले व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। अचानक लुटेरे बहुत बड़ी मात्रा में रकम लूटकर चले जाते हैं। इस महीने में राजधानी में ये चौथी चोरी हुई है। हम लोग चाहे कितना भी सतर्क रह ले, चोर चोरी कर ही लेते हैं। महाराज से फरियाद करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज ने तो पहरा भी दुगना कर दिया था, मगर वो चोर बहुत चालाक लग रहे थे। राज्य के सैनिकों को चकमा देकर चोरी कर ली उन्होंने। अगर इस बात का कुछ भी हल नहीं निकला तो हम आराम से सो नहीं पाएंगे। अगर ये ऐसे ही चलता गया तो मुश्किल है। वो तो ठीक है, हमारे नगर में एक नए साधु पुरुष आए हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सच हो रहा है। परसों उन्होंने कहा था कि सूरज को बेटा होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। और तो और वेंकन्ना के घर में उनके पूर्वजों की निधि छुपाने के स्थान के बारे में बोला तो वो भी सच निकला। तब से वो वेंकन्ना भी एकदम से अमीर बन गया है। वैसा है क्या? तो फिर इसका मतलब यह है कि साधु पुरुष भविष्यवाणी बोल सकते हैं ना? मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, हमारे पूर्वज हमारी भलाई के लिए कहीं न कहीं निधि छुपा के रखते थे। वो सब कहाँ होगी, साधु पुरुष बता सकेंगे क्या? अरे जाके पूछना, वो जरूर बताएंगे। वो तो बहुत बड़े महिमान्वित साधु हैं। इतने में युवराज शशिधर गुरुकुल में विद्याभ्यास पूरा करके वापस राजधानी पहुंचता है। आओ बेटा, हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस राज्य का पालन आपको सौंपना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए अभी क्या जल्दी है पिताजी, और कुछ समय है ना, बाद में देखेंगे। महाराज, अपने गुप्तचरों द्वारा समाचार मिला है, शत्रु राजा चंद्रसेन हमारे राज्य के ऊपर हमला करने के लिए ऐन वक्त का मौका देख रहा है। ये विश्वसनीय समाचार है। ठीक है, तुम जाओ और मंत्री जी को हमारे पास भेजो, हमें अकेले में कुछ बात करनी है। राज्य में देखें तो एक तरफ चोर लुटेरों की हलचल मची है, और दूसरी तरफ अपने शत्रु राजा हमारे राज्य पे हमला करने के लिए मौका देख। राज्य पूरी तरह मुश्किलों से फंस गया है, और अब क्या करना है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये हमारा तक्षण कर्तव्य है, शत्रु राज्य के हमले को सही ढंग से सामना करके उनको अच्छा सबक सिखाना। नहीं तो कहीं हम हमारे राज्य को खो ना बैठे, और वो चोर हमारी राजधानी को छोड़ के कहीं भी जाने वाले हैं। चोरी का माल कैसे भी हमारे राज्य में ही रहेगा, इसलिए एक न एक दिन हम लोग उनको पकड़ के लूटी हुई सारी दौलत प्रजा को वापस दे सकते हैं। आप सबसे पहले सेनाध्यक्ष को यहाँ बुलाइए। देखिए, बातों बातों में सेनाध्यक्ष जी भी आ गए हैं। हमारे गुप्तचर से मिले हुए समाचार के बारे में आपकी क्या राय है सेनाध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन का सामना करने का साहस और संपत्ति हमारे पास नहीं है। अब हमें तुरंत सैनिक संपत्ति को जितना जल्दी हो सके दुगना करना पड़ेगा, और हमारे राज्य की संपत्ति को भी दुगना करना पड़ेगा जल्दी महाराज। तो फिर आपको तो बहुत पहले से ही सैनिक संपत्ति और आयुध संपत्ति को दुगना करना चाहिए था। अगर आपको ये बात पहले से मालूम है तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी आपने? हमारे पास सैनिक दल को मजबूत करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है युवराज, जिसके चलते हम नए सैनिकों को नहीं ले पाए हैं। तो फिर हमारा तक्षण कर्तव्य है कि सैनिक दल को मजबूत करना। हमारे राज्य के सभी नौजवानों को युद्ध कलाओं में शिक्षण दिलवाइए। किसी भी क्षण पर शत्रु का सामना करने के लिए उनको गठ बनाइए। मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा युवराज। मेरी बात सुनिए अमात्य जी, आप कल सुबह ही कचेरी आयोजित कीजिए। सारे अमात्यों को कचेरी में जरूर आने के लिए कहिए अमात्य जी। तभी अगली सुबह कचहरी आयोजित की जाती है। सब लोग बैठ के चर्चा करने लगते हैं। इतने में वहाँ एक साधु पुरुष आता है। शांत, आप कौन है हमें पता नहीं। आपके आगमन का आंतर्य जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं।
महाराज, ये साधु पुरुष अत्यंत महिमान्वित तो है, ऐसा हमारे राज्य के सारे लोग बोल रहे हैं। ये खुद चल के यहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य है। विजयास्तु महाराज, आप शत्रु के आक्रमण को लेकर चिंता मत कीजिए। आपके राज्य के ऊपर आसपास कोई भी आक्रमण नहीं बोल सकेगा। साधु, आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? हमने तो ये बात कुछ नजदीकी लोगों के बगैर किसी को नहीं बताई, फिर आप कैसे जानते हैं? मुझे तो सब कुछ मालूम है महाराज। अभी मैं यहाँ आपके पुरखों के अपार निधि के बारे में बोलने आया हूँ। अगर वो संपत्ति एक बार आपको मिल गई तो उस संपत्ति से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या हमारे पुरखों की संपत्ति? ये तो मुझे नहीं पता। कहाँ रखी होगी साधु महाराज? जी हाँ महाराज, आपके राज्य में इतनी संपत्ति छुपी हुई है कि उस संपत्ति को आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और वो भी हमारे राजनगरी के मुख्य द्वार के नीचे 1 लाख सोने के सिक्के वहाँ पे छुपाए गए हैं महाराज। आपकी बात सुनने के बाद अगर ये बात सच में सही निकली तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मेरी बात मानकर राजनगरी के मुख्य द्वार के नीचे खोद के देखेंगे तो अपार संपत्ति मिलेगी महाराज। उस विधि के बारे में बोलने के बाद वो साधु वहाँ से चला जाता है। इस साधु पुरुष की बात सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस पे यकीन कैसे कर सकते हैं? महाराज, इस साधु पुरुष ने हमारी नगरी के बहुत लोगों को उनके अपनी पुरखों की निधि के बारे में बताया था महाराज। जब उन सारों ने वहाँ पर खोद कर देखा तो उनकी बात पूरी तरह सच निकली थी। ये बात मुझे भी अभी भी लोगों से पता चली। मुझे तो लगता है कि एक बार हमें खोद कर देख लेना चाहिए महाराज। आप ठीक कह रहे हो। अगर वो संपत्ति हमें मिल गई तो सैनिक संपत्ति और आयुक्त संपत्ति हम दोनों को एक साथ जल्दी से जल्दी मजबूत कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में लोगों से दुगना लगान वसूल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये निधि सच में हमें मिली तो हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर अभी मैं काम शुरू करवाऊं क्या महाराज? सैन्याध्यक्ष जी, आपकी बात सही है, मगर हम कुछ समय के लिए रुकेंगे। 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ पे खोद के देखेंगे। जो आज्ञा महाराज, आप जब कहेंगे तभी हम काम शुरू करेंगे। आप लोगों की कचहरी अभी समाप्त हुई, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार। उस दिन कचहरी से सब लोगों के जाने के बाद में अगर हम उस खजाने को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिताजी, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु पुरुष ने तो मुख्य द्वार के नीचे छुपे खजाने का तो बोल दिया है। अब इस हालत में राजनगरी के मुख्य द्वार को नीचे गिरा देंगे तो शत्रु राज्य हम पर हमला आसानी से कर देगा। और तो और हमारे राज्य का सबसे मजबूत मुख्य द्वार ही है, उसको पार करके किले में प्रवेश करना शत्रु को आसानी होगी। तो फिर उस संपत्ति को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम? पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि उस साधु पुरुष ने जो कहा वो सच है क्या। उस साधु पुरुष को हमें गलत रास्ता दिखाने के लिए शत्रु भी बेच सकता है पिताजी, लेकिन ये तो मेरा शक है। वैसे तो मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए पिताजी, मैं इस बात की पूरी छानबीन करके बताऊंगा। तब तक आप इसके ऊपर निर्णय मत लीजिए। चक्रधर उस विधि को खोजने में 1 हफ्ते के लिए रोक लगा देता है। अपने बचपन के दोस्त को बुलाने के लिए वो सैनिकों को बुलाता है। युवराज, आपने मुझे याद किया था क्या? अरे विजय, तुम मुझे युवराज मत बुलाओ, खाली शशि करके पुकारो ना। हम लोग बचपन के मित्र हैं और ये बात कभी मत भूलना। नहीं युवराज, आप महाराज के बेटे हैं और हमारे होने वाले राजा भी आप हैं। फिर वही बात, ठीक है रहने दो। इस राज्य में सबसे वफादार तुम ही हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। क्या काम करना है युवराज? मैं पूरी तरह से सहायता करूंगा आपकी। हमारे राज्य में एक नए साधु पुरुष आए हैं, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने भी उनके बारे में सुना था। सब महिमान्वित साधु बोल रहे हैं। उन्होंने हमारे राज्य के कुछ लोगों को गुप्त संपत्ति के बारे में बताया और वो किसी को भी उनके पुरखों के खजाने के बारे में बताते हैं तो वो खजाना बिल्कुल वहीं पर मिलता है। मैंने भी वही सुना था। चलो हम दोनों मिलकर घर जाएंगे, एक छोटा सा काम है। उसके बाद युवराज और उनके दोस्त विजय के घर जाते हैं। देखो, इस पोटली में 1000 सोने के सिक्के हैं, यहाँ पे खोद के इनको छुपाएंगे। हमारे घर में हमें क्यों छुपाना है युवराज? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो साधु पुरुष इस बारे में हमें बता सकेगा कि नहीं, यही पता करना है हम लोगों को। हाँ, अब मैं समझा। सही कहा, मुझे वहाँ जाके उस साधु से पुरुष निधि के बारे में पूछना है ना? मगर हमारे पास कल तक का समय नहीं है, तुम्हें आज ही उनके पास जाकर पता करना होगा। युवराज के कहने के बाद वो साधु पुरुष के पास जाता है। नमस्कार साधु महाराज, लीजिए आपके लिए मैं फल लेके आया हूँ महाराज। ठीक है बेटा, मगर कुछ मांगने के लिए आए हो क्या तुम यहाँ पर? महाराज, मेरी दादी मुझे हमेशा बोलती थी कि हमारे दादा परदादा बहुत अमीर लोग हैं, मगर मैंने तो घर में कभी फूटी कौड़ी तक नहीं देखी। लेकिन मुझे तो एक ही शक है कि वो लोग उनकी सारी संपत्ति को कहीं ना कहीं तो छुपा कर ही गए होंगे। अगर आप कृपा करके मुझे बता देंगे
कि वो सारी संपत्ति कहाँ रखी है। तो जरूर बोलूंगा वत्स, मगर अब तो शाम ढल गई है। अब से मैं कल सुबह तक किसी से बात तक नहीं करता हूँ, तो अभी तुम घर चले जाओ, कल सुबह फिर आके मुझे मिलना। धन्यवाद साधु महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय सीधा युवराज के पास जाके उनको सारी बात बता देता है। तो फिर आज रात को हम लोगों को घर के सामने पहरा देना होगा। मेरे घर के पास क्यों शशि? हमें तो साधु महाराज को देखना है ना, तो जाके वहाँ पे पहरा देते हैं। देखते रहना, तुम कुछ भी मत बोलना, मेरे साथ आओ। और तब विजय और युवराज दोनों मिलके उस रात को विजय के घर के पास छुप के अंधेरे में युवराज का शक सही निकलता है। तभी कोई दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ देखो, कोई आया है, देखो। हाँ शशि, वो देखो, वो आदमी पेड़ के नीचे कुछ खोद रहा है। वो क्या करने वाला है? देखो, वहाँ पे गड्ढा खोद के कुछ छुपा रहा है। हाँ, मेरा शक सही निकला, ये सच में नकली साधु पुरुष का ही काम है। हाँ, यानी कि वो साधु यहाँ पे सोना छुपा के ही कल हमें उसके बारे में बताने वाला है ना। मतलब कि वो जो भी किसी को बताता है, पहली रात को आके खुद ही यहाँ पे छुपा के चला जाता है। ये हमारे सेनाध्यक्ष का करीबी आदमी है। सही कहूँ तो ये सेनाध्यक्ष का दाया कंधा है। सच में? यानी कि साजिश में हमारे सेनाध्यक्ष भी शामिल है क्या शशि? ठीक है, कल तुम फिर से उस साधु के पास जाके मैंने जैसा बोला वैसा बोलना। बाद में क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? उस रात युवराज के वापस आने के बाद वो सारी बातें महाराजा को बोल देता है। सच में? यानी कि ये पूरी की पूरी हमारे सेनाध्यक्ष की ही साजिश है ना? मैं अभी उस दोषी को बंदी बनाने के लिए आज्ञा देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, आपको रुकना ही होगा। कल रात को हम साधु पुरुष के परिसर में पहरा देंगे। इसके साथ और कितने लोग मिले हुए हैं तभी हमें पता चलेगा। हाँ जरूर, कल हम उस साधु पुरुष के परिसर में भेष बदल कर आएंगे, वही उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अगली सुबह युवराज के कहने पर विजय फिर से उस साधु पुरुष के पास जाता है। आओ वत्स आओ, मैंने तो कल ध्यान में देखा था तुम्हारे पुरखों के खजाने के बारे में। तुम्हारे घर में एक पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे खोद के देखना, तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो तुम्हारे पुरखों की जायदाद है बेटा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज, धन्यवाद। वहाँ से निकल के युवराज के पास आके विजय सारी बात बताता है। हम लोगों से छुपाए हुए जगह के बदले में वो आदमी ने अपनी छुपाई हुई जगह के बारे में बता दिया। ये तो बिल्कुल ही हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन का गुप्तचर है। आज रात को जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलना। उस रात को महाराज चक्रधर युवराज शशि वेश बदल के साधु पुरुष के आश्रम पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। बगल में विजय भी रहता है। वो देखिए, हमारे राज्य के सैन्याध्यक्ष और उनके साथी साधु पुरुष से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। विजय, जैसा मैंने बोला था वैसा करो। विजय उस साधु के आश्रम की खिड़की के पास छुप के रहता है। क्या हुआ है नंदा? कहाँ तक आया हमारा काम, बताओ। चंद्रसेन महाराज बहुत जोर से पूछ रहे हैं कि काम कहाँ तक आया है। चंद्रसेन महाराज तो आक्रमण का मौका देख रहे हैं। आपके कहने के बाद हमारे महाराज मुख्य द्वार को गिराने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 हफ्ते में वो काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वहाँ खाली मिट्टी के बगैर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें राजनगरी पे आक्रमण करने के लिए एक सुनहरा मौका भी मिलेगा। अगर वो मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक हम उस किले पर हमला करके पूरे राजधानी को कब्जे में ले लेते थे। हाँ, वो मुख्य द्वार ही हमें बचा रहा है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी रक्षा नहीं है। आपने तो सही बाजी लगाई है। 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल जल्दी मिलने वाला है आपको। हाँ, इस राज्य में सब मुझ पर यकीन कर चुके हैं, तुम्हारे बुद्धिमान राजा भी। तो फिर मेरे बारे में चंद्रसेन महाराज ने क्या बोला है आपको? मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ। तुम्हारे राजा को पराजित करने के बाद चंद्रसेन महाराज ने तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाने का वादा किया था। तुम इस राज्य के होने वाले महाराज हो और यही सच है। सब आपकी दया है महाराज। आप जैसे गुप्तचर यहाँ नहीं होते तो ये काम इतना आसान नहीं था। अब ये सब बस तो कुछ ही दिनों के लिए है। वहाँ लोगों ने जो भी बातें की, विजय सारी बातें युवराज को बोलता है। देखा आपने पिताजी, वो लोग कितने धोखेबाज निकले। हमारे हाथों से किले के रक्ष कवच को तुड़वाना चाहते थे ताकि शत्रु लोग हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर ले। हाँ, अब उपेक्षा करके कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को तुरंत ही बंदी बनाओ। विजय, अब तुम अपने सैनिकों को ले जाके उन सबको बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ। विजय सैनिकों को ले जाकर उन दुष्टों को बंदी बनाकर लाता है। तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया है सेनाध्यक्ष। मैंने तो तुम पर यकीन करके पलकों पे बिठाया था, फिर भी तुमने हमें धोखा दिया।
अभी के अभी इन लोगों को फांसी पर चढ़ाओ, ये मेरी आज्ञा है। शाबाश युवराज, शाबाश। तुमने तो बहुत जागरूकता से अपने राज्य को शत्रुओं से बचाया है। अब तुम्हें इस राज्य का राजा बनने की क्षमता पूरी तरह मिल गई है। मगर पिताजी, मुझे उसके लिए और समय चाहिए। पहले मैं अपने राज्य के होनहार नौजवानों को सैन्य में भर्ती करवाऊंगा। उन लोगों को सही शिक्षा देकर हमारे सैनिक बल को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है युवराज। आपसे मेरी एक ही विनती है महाराज, मैं अपने दोस्त विजय को सर्व सेनाध्यक्ष के पद में देखना चाहता हूँ पिताजी। इनसे बढ़कर कोई वफादार मुझे इस पूरे राज्य में ढूंढे तो नहीं मिलेगा। विजय को सेनाध्यक्ष बना के राज्य के बहुत सारे नौजवानों को युद्ध कलाओं में शिक्षा देने के बाद खजाने को कैसे भरना है ये बातें सिखाई। अपने पिता के आशीर्वाद से वो महाराज बन जाता है।